हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर के प्रोडक्ट से संबंधित वीडियो दिया गया था। उसमें वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब सदिशों का, ठीक ना, सदिशों का आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। तो उसमें आपको बताया गया था अदिश सदिशों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट मतलब उसी को हम लोग अदिश गुणन भी कहते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्या है उसका डिफिनेशन बताया गया था और उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी बताया गया था, समझाया गया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो दो वेक्टर का, ठीक ना, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्या और क्रॉस प्रोडक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे जा समझेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, इसका परिभाषा क्या है। इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा कि जब दो सदिशों का गुणा किया जाता है और दोनों के गुणनफल से, दोनों सदिशों गुणनफल से एक आपका सदिश प्राप्त होता है तो इस गुणन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सदिश या ब्रज गुणन गुणन कहते हैं। सदिशों का सदिश या ब्रज गुणन ब्रज गुणन कहते हैं। ठीक है ना, वेक्टर आपका यार क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब दो सदिशों का इस प्रकार से गुणा किया जाए कि दोनों का गुणनफल, दोनों सदिशों का गुणनफल एक आपका सदिश हो तो इस प्रकार के गुणन को हम लोग सदिश गुणन कहते हैं या ब्रज गुणन कहते हैं। बात को समझेंगे कि दोनों इस गुणन को कैसे दिखाते हैं। तो इस गुणन को दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करके दिखाते हैं। इस गुणन को दोनों सदस्यों के मध्य क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। मान लेंगे आपके पास दो सदिश है ए और बी, ये दोनों नॉन जीरो हैं। दोनों क्या है आपके, नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो हैं और साथ ही साथ दोनों आपके क्या है, दोनों आपके क्या है, तो नॉन जीरो का मतलब होता है आपका अशून्य है। दोनों क्या है, अशून्य। नॉन जीरो का मतलब क्या, दोनों अशून्य है। साथ साथ दोनों आपके कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। साथ साथ दोनों आपके कैसे हैं, तो कोप्लेनर का मतलब क्या है, समतलीय है, समतलीय है, समतलीय है। और साथ ही साथ दोनों क्या है आपके, तो नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल का मतलब क्या है आपका, तो यह आपका असमानांतर है, असमांतर है, असमांतर है, असमांतर है। मतलब क्या, ये दोनों दो वेक्टर आपके पास ए और बी है, दोनों कैसे नॉन जीरो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ जरूर होगा। कोप्लेनर मतलब क्या है, दोनों एक ही समतल में होंगे और साथ ही साथ दोनों क्या होंगे आपके, तो नॉन पैरेलल होंगे। कैसे होंगे आपके, नॉन पैरेलल होंगे, मतलब क्या, असमानांतर होंगे। तो दोनों के बीच का जो क्रॉस गुणन मतलब डॉट क्रॉस गुणन है, मतलब सदिश गुणन है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू कैसे डिफाइन किया जाता है इसका, तो क्या होता है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। थीटा क्या होता है, तो दोनों के बीच का एंगल होता है, दोनों इस और इस दोनों कोणों के बीच का क्या होता है आपका, दोनों सदस्यों के बीच का एंगल होता है, दोनों सदस्यों के बीच का एंगल होता है। बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि दो सदिश आपके ए और बी है, इन दोनों का अगर हमें दोनों के बीच अगर सदिश मतलब डॉट वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे कि मैंने बताया क्या कि दोनों कैसे होने चाहिए, पहले नॉन जीरो होना चाहिए, कोप्लेनर मतलब एक समतल होना चाहिए, एक समतलीय होना चाहिए। और नॉन पैरेलल मतलब क्या, दोनों आपके समांतर नहीं होना चाहिए। तब मैंने बताया समांतर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों समांतर होना चाहिए। तब बताया कि अगर दोनों समांतर नहीं है तो इसके बीच मतलब दोनों के बीच कुछ जरूर एंगल होगा, कुछ ना कुछ जरूर एंगल होगा। तो मान ली एंगल थीटा है, तो दोनों के बीच का मतलब दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू का आपका साइन थीटा इंटू एन कैप। जहाँ एन जो कैप होता है, जहाँ एन कैप, जहाँ एन कैप, ठीक है ना, जहाँ एन कैप वेक्टर ए व वेक्टर बी, वेक्टर व वेक्टर बी पर क्या होता है आपका, लंब होता है। बी पर क्या होता है आपका, लंब होता है, लंब होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या होता है आपका, लंब होता है, लंब होता है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश का एकांक सदिश है, लंब सदिश का क्या है आपका, तो एकांक सदिश है, एकांक वेक्टर, एकांक एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब क्या आपका, यूनिट वेक्टर है आपका, क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो बात को समझेंगे मैंने क्या होता है, जहाँ ये एन क्या होगा, तो
आपको बताया गया कि अगर ए क्रॉस बी मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी जो ए निकल के आएगा ये आपका क्या होगा, एक सदिश होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपका, एक सदिश होगा। और इस सदिश का जो आपका डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर होंगे। मान लेंगे कि अगर इस प्लेन में, इसी प्लेन में अगर ए बी है, इस प्लेन में अगर ए बी है तो इसके ए क्रॉस जो बी आएगा एक सदिश होगा और इसकी दिशा जो होगी इस प्लेन के लंबवत होगी, इस प्लेन के क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। देखेंगे इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है। तो मान लेंगे आपके पास एक यहाँ पे मान लेंगे कि हमने यहाँ से मान लिया कि दो वेक्टर है। एक वेक्टर आपका ओ ए है और एक आपका वेक्टर यहाँ पे मान लेंगे क्या आपका ओ बी है। ओ ए बराबर मान लेंगे ए है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेंगे क्या आपका बी है। दोनों कैसे हैं, तो दोनों आपके कैसे हैं, तो नॉन जीरो और आपका नॉन जीरो है, उसके साथ साथ समतली है और साथ साथ क्या है, असमानांतर है। मान लेंगे दोनों के बीच का कोण कितना है आपका, थीटा है। ठीक है, तब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाएगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए दिखाया जाएगा। और ये एन क्या होगा, मान लेंगे इस प्लेन में आपका इस समतल में आपकी समतल में ए और बी है, तो ए क्या होगा, एन क्या होगा, इसी के लंबवत एक सदिश होगा, इसी के अलांग आपका क्या होगा, एकांक सदिश होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा कि दोनों के परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है इसके परपेंडिकुलर एक क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। एक क्रॉस बी इन दोनों के लंबवत क्या होगा आपका, एक वेक्टर होगा, जिसका एकांक सदिश क्या होगा आपका, तो एन कैप होगा। ठीक है, जिसका एकांक सदिश क्या होगा आपका, एन कैप होगा। मान लेंगे यहाँ से इसको अगर ओरिजिन मान लेंगे यहाँ से, तो इसको अगर हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, तो यही आपका परपेंडिकुलर, ये 3D में चूंकि दिखाई नहीं जा रहा है तो ये आपका एन कैप होगा। इसकी यह दिशा क्या ऐसा है आपका, इसके परपेंडिकुलर ऐसा है। ठीक है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या बताया यहाँ से कि ये ए और बी दोनों क्या है, समतली है, असमानांतर है, तो दोनों के बीच का कोण मान लीजिए क्या, थीटा है। तो दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाया गया, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सदिश होगा। एक क्रॉस बी एक सदिश होगा जिसकी दिशा, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत होगी, जिसकी दिशा वेक्टर और बी क्या होगी आपकी, लंबवत होगी। लंबवत मतलब इसके परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ साथ एन कैप क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्राप्त होगा उसका एकांक सदिश होगा, उसका क्या होगा आपका, एकांक सदिश होगा। और बात को समझते हैं हम लोग क्या। अब हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज का एक समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, आपको हम फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से मान लेंगे आपका ये, ठीक है, या मान लेंगे कि इसकी डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन है। तो मान लेंगे यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक आपका ओ ए सी बी क्या बनाया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेंगे कि हमारा ओ ए सी बी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। तब हम अगर इसकी एरिया निकालेंगे, इसे क्या निकालेंगे, एरिया, मतलब इसकी अगर एरिया निकालें इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी का, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल किसका निकालें, क्षेत्रफल ओ ए सी बी का, तो इक्वल टू क्षेत्रफल ओ बी सी का कितना होगा, इसी को निकालें, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालें, तो ओबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, बात को समझेंगे। मान लेंगे यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, एक यहाँ से डायगोनल को मिलाया, तो देख रहे हैं ये जो समांतर चतुर्भुज है दो पार्ट में बट जाएगा। यहाँ से है दोनों का आप जानते हो ना कि इक्वल पार्ट होता है। ये जितना ये इसकी एरिया होती है उतनी इसकी एरिया होती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता है। किसी भी कोण को मिलाएंगे तो उसको चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में क्या करेगा, विभाजित कर देगा। दोनों त्रिभुजों का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका, तो समान होगा। अब बात को समझेंगे तो इसका मतलब ओसीबी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक त्रिभुज 2 इंटू मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब क्या, त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ओ ए और ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 इंटू ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे
2a मतलब क्या है, इस टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसका 2 गुना कर देंगे तो इस टोटल का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो ये 2 इंटू ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये आपका ये साइड दिया गया है, ये साइड ए बी और यहाँ पे सी है और ये पता है, तो 1/2 ए बी इंटू ए सी और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ वेक्टर ओ ए है, तो वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ से वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इंटू आपका क्या आ जाएगा, तो इंटू दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस 2 से 2 क्या आ जाएगा आपका कैंसिल, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है ये ओ ए के बराबर आप जान रहे, वेक्टर ओ ए के बराबर हम क्या ले सकते हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इसका यह मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बात को समझ लेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ से हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अगर यहाँ पे जो आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है यहाँ से, तो अगर इस ए बी का अगर हम लोग क्या करेंगे, ए बी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यह इसका मापा लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ए और यहाँ से बी और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा एन कैप का यहाँ से मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, और ये आप जानते हैं एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है ये एकांश सदिश से तो कितना आएगा आपका 1 होगा। तो देख रहे हैं ए जो वैल्यू होता है इस वैल्यू क्या आएगा आपका इक्वल टू है। जिसका मतलब अब तक हमने क्या समझाने का प्रयास किया कि जो ये दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है जिसकी आसन भुजाएं क्या होगी, तो एक वेक्टर ए होगा तो एक वेक्टर बी होगा। ठीक है ना, वेक्टर ए होगा तो एक वेक्टर क्या होगा आपका बी होगा। जिसकी आसन भुजाएं, अगर किसी वेक्टर के आसन भुजाएं ए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, तब दोनों उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा आपका, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो मैंने जो बताया है उस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है और उसकी जो दिशा होती है उन दोनों वेक्टर के लंबवत होती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बताया गया कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है जिसकी आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी होगी और दोनों के बीच का कोण कितना होगा आपका थीटा होगा। इस चीज को समझ लेंगे, इस चीज को समझेंगे इस तरीके। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे कि जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक ना, किस न किस नियम को क्या करेगा, जरूर फॉलो करेगा, रखेगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, कल बात करेंगे।